हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंश्योरेंस विजडम चैनल। आई एम सुरभि बंदोपाध्याय। हम लोग पढ़े हैं IC 72 मोटर इंश्योरेंस का चैप्टर 8 दैट इज़ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 6। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम पढ़ेंगे वो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। अ मैन इज नॉट कॉम्पेंसेटेड फॉर द फिजिकल इंजुरी, ही इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस व्हिच ही सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंजुरी। तो हम यहाँ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ बोला गया है कि अगर किसी थर्ड पार्टी को किसी व्हीकल का कारण कोई लॉस होता है तो उस लॉस को इंश्योर करता है और उस लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन भी देता है। अब ये कॉम्पेंसेशन कैसे डिटरमाइन होगा वही हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेचुरल बात है बहुत ही, किसी का अगर कोई फिजिकल इंजुरी हो जाए तो उसको कॉम्पेंसेट करना पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ टूट गया है या फिर हाथ कट गया है, तो उस हाथ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हाथ के खराब होने या उस इंजुरी के कारण जो उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी। The compensation amount should be commensurate with the injuries sustained and the sufferings undergone by the injured claimant। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंजुरी और डिसेबलमेंट क्लेम में कंपेंसेशन डिटरमाइन करने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स रहता है। कैसे? जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एसेसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है। Principle of accessibility. In case of grave injury where the body or the brain suffers massive impairment, it is difficult to assess fair compensation in terms of money. The principle of accessibility envisages that the award must basically be a conventional figure derived from experience and from awards pronounced in similar cases to ensure some measure of uniformity in awards. Okay. तो यहाँ बेसिक बात क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ एसेसिबिलिटी कब एप्लीकेबल होगा? जब कोई इंजरी बॉडी या ब्रेन को बहुत सीरियस डैमेज हो जाती है कोई भी इंजरी से। ऐसे केस में एग्जैक्ट कंपेंसेशन डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए पास्ट एक्सपीरियंस से एक कन्वेंशनल फिगर डिराइव किया जाता है और उसके बेसिस पर कंपेंसेशन डिटरमाइन किया जाता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ एसेसिबिलिटी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन जो क्वेश्चन में आ सकती है कि इन केस ऑफ ग्रेव इंजुरी बॉडी और ब्रेन सफर्स मैसिव इम्पेयरमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय अ कन्वेंशनल फिगर डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ऑफ utmost importance in administration of justice so that similar cases are decided uniformly. Otherwise, there will be criticism and dissatisfaction in general community and a grievance for causing discrimination. The uniformity in award requires each case to be weighted upon its own individual merit. तो यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि सिमिलर केसेस को यूनिफॉर्मली डिसाइड करना है। यह भी पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है और ये देखा जाएगा कि सिमिलर केस में कंपेंसेशन कैसे डिटरमाइन किया गया था पास्ट में, उसी के साथ मैचिंग रखते हुए इस केस में भी कंपेंसेशन फिक्स किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। द इंज्योर्ड पार्टीज शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट विथ सम मेजर ऑफ एक्यूरेसी the sum that is likely to be awarded in a particular case as per the basic principle of predictability in assessment of compensation. The amount of compensation should neither be inadequate or token. तो यहाँ पे क्या है कि इंज्योर्ड पार्टी को अपने
लॉस का एक रिजनेबल एस्टिमेशन दिखाना होगा, मतलब इंज्योर्ड पार्टी को अपने लॉस का एक मेजर ऑफ एक्यूरेसी बताना होगा। उसके बाद कोर्ट उस कैलकुलेशन को देखेगा और जांच करेगा कि इंज्योर्ड पार्टी जो क्लेम कर रहा है वो कितना जस्टिफाइड है, ये डिसाइड करेगा कोर्ट। उसके अकॉर्डिंग कंपेंसेशन भी अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इंज्योर्ड पार्टी को पहले उसका जो प्रेडिक्शन है, जो एक रियल प्रेडिक्शन पहले डालना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी कि ये कितना प्रेडिक्शन, कितना उनका रिजनेबल है, कितना सही है। उसके बाद अवॉर्ड डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज काइंड ऑफ डैमेजेस। फर्स्ट इज pecuniary damages. These damages, also known as special damages, are generally designed to make good the pecuniary loss which is capable of being calculated in terms of money. तो pecuniary damage क्या होता है, जिसको in terms of money कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको कहते हैं pecuniary damage. Next है non pecuniary damage. Those damages which are incapable of being assessed by arithmetic कैलकुलेशन। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से जो लॉस को एसेस करना पॉसिबल नहीं है, उसको बोला जाएगा, उसको कहा जाता है नॉन पिक्यूनरी डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन। असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फीचर्स: नेचर ऑफ इंजुरीज, status of person, effect of injuries on the person in future, mental and physical pain that the injured has suffered, the age of insured, replacement of limb, nature of medical treatment, the general effect on health and efficiency, the effect on marriage prospects, loss of earning and other allied matter। तो ये सब माने माथे पे रखा जाएगा जब कंपेंसेशन असेसमेंट होगा कंपेंसेशन का, तब ये सब चीज़ दिमाग में रखा जाएगा। ठीक है, मान लो किसी इंज्योर्ड पर्सन की एज है 60 ईयर्स, तो उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी वाइज भी कैपेबिलिटी ऐसे भी बहुत कम हो चुकी होगी उस एज में। लेकिन अगर इंज्योर्ड पर्सन की एज अगर 25 ईयर्स है, तो उसका पूरी अर्निंग लाइफ अभी बाकी है, तो उसी समय उसको एक्सीडेंट हो गया, तो फ्यूचर में बहुत सालों तक इनकम वो अर्न कर सकता था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली उसका जो रिवॉर्ड होगा, जिसका 25 ईयर्स एज है, बहुत ज़्यादा होगा जिसका 70 ईयर्स एज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर्स रहते हैं जिसको माथे में रखते हुए कोर्ट डिसीजन लेती है कि कितना कंपेंसेशन होना चाहिए। तो डिसेबिलिटी इन नॉन फैटल एक्सीडेंट्स क्या बोला जा रहा है कि इन डिसेबिलिटी केसेस द कंपेंसेशन इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम फॉर पर्सनल एज वेल एज इकोनॉमिक लॉस सफर्ड बाय हिम। तो डिसेबिलिटी हो गया है लेकिन उसका डेथ नहीं हुआ है, ऐसा जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें विक्टिम को उसका जो पर्सनल जो लॉस हुआ है उसके लिए भी थोड़ा सा अवार्ड मिलता है। जैसे कि उसका जो नॉर्मल लाइफ था, उसका जो लाइफ का एंजॉयमेंट था, वो सारा ख़त्म हो गया एक्सीडेंट के वजह से, डिसेबिलिटी हो गया इसलिए, तो उसका भी अवार्ड उसको मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है। और उसका जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, जो दिन वो काम नहीं कर सके, उसका जो इनकम कैपेसिटी वो ख़त्म हो गया, इसका लिए भी जो लॉस हुआ वो भी उसको मिलता है। The damages for personal loss will include general damages for pain and suffering as well as loss of amenities of life. Okay. Bodily injury is to be treated as a deprivation which entitles a plaintiff to damages and the amount of damages varies according to gravity of injury। मतलब जिसका जितना इंजुरी रहेगा उसके हिसाब से उसको अवार्ड मिलेगा, कितना डेप्थ है, कितना इंजुरी ज़्यादा है, किसका इंजुरी कम है, ये सब हिसाब से अवार्ड डिसीजन होता है। डिप्राइवेशन में ब्रिंग विथ इट 3 कंसिक्वेंसेस क्या क्या है? पर्सनल सफरिंग एंड लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। उसका पर्सनल सफरिंग होगा, लाइफ का जो एन्जॉयमेंट था वो उसका नहीं हो पाएगा। एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस रिजल्टिंग इनटू एन एक्सपेंस रिजनेबली इनकर्ड बाय द प्लेंटिफ। मतलब एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस मतलब एक्चुअल जो उसका मॉनिटरी जो लॉस हुआ है, जो उसको मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ है, या फिर उसका जो इनकम कैपेसिटी वो ख़त्म हो गया है या फिर वो घट गया है,
ये सब एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस है, इसका भी उसका कंपेंसेशन मिलेगा। द प्रोबेबल फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम बाय रीजन ऑफ इनकैपेसिटी और डिमिनिश्ड कैपेसिटी फॉर वर्क। ठीक है, तो फ्यूचर का भी जो उसका था, जो वो इनकम कर सकता था, वो भी थोड़ा डिमिनिश हो गया या फिर वो ख़त्म हो गया, इसका भी उसको माने कंपेंसेशन मिलता है। बेसिस फॉर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, in order to prove the nature of injuries sustained and the alleged loss of earning capacity, a doctor indicates परसेंटेज ऑफ परमानेंट एंड टेम्पोररी डिसेबलमेंट। मतलब डॉक्टर को ये सब लिख के देना पड़ता है कि उसका कितना डिसेबलमेंट हुआ है, वो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करके देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, इट इज़ नॉट अ substitute for percentage of the physical disablement. It is one of the factors taken into account. There is no set method for assessing compensation in disability for actual assessment. मतलब actual assessment के लिए कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केस बेसिस पर ये जजमेंट किया जाता है और इसके लिए पास्ट में क्या डिसीजन हुआ था, पास्ट केसेस में ये भी देखकर, ये भी माथे पे रखकर कोर्ट ने ये डिसीजन लेता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस पार्ट 6 को ध्यान से फॉलो, पार्ट 6 तक जो वीडियो मैंने डाला है उसको अगर ध्यान ठीक से देखेंगे तो ज़रूर आपको ये वाला चैप्टर 8 का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और बाकी जो पोर्शन है वो आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप बुक से थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक इट, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसके बाद इसी IC 72 का नेक्स्ट एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।